जो पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है फेलियर ऑफ मेंडल। तो रीजन क्या रहा कि मेंडल जो है फेल कर गए? सबसे पहला रीजन था कि he was the first one to use the mathematical approach. He used mathematical approach in the field of biology. In the field of biology. तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई थी बायोलॉजिकल फील्ड में। तो इस कारण से जो है इनका वर्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा रीजन इनका रहा फेल होने का कि he is not able to give physical proof of existence of factors और जीन्स। मतलब ये जो जीन्स या फैक्टर्स जिसे बोलते थे, उस चीज का ये फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। मतलब ये रहा कि भाई सीधी सीधी सी बात है, डीएनए का स्ट्रक्चर तब तक आया नहीं था। अब डीएनए का स्ट्रक्चर आया नहीं है तो ये किस तरीके से बता पाएंगे कि जीन क्या होती है। इन्होंने उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन तो किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बता नहीं पाए कि ये कैसे होती है, क्या जीन है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा जीन था, जीन का जो डीएनए का स्ट्रक्चर आया वो 1953 में आया, और 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर आया, और ये इनकी जो डेथ हो गई थी वो 1884 में हुई थी। तो अब ये सोचिए कि ये किस तरीके से अपने वर्क के टाइम पे इस चीज को बता पाते कि हाँ जो जीन्स है ये इसका स्ट्रक्चर ये है या फिजिकल प्रूफ इसका ये है। तो ये नहीं बता पाए, तो एक रीजन ये भी रहा। उसके अलावा भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक कारण रहा इनके फेलियर का। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आज की डेट में तो आप कोई भी वाहियात काम करते हैं तो वो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, लेकिन उस समय पे क्या था कि इतने ज्यादा ना तो इंटरनेट था, ना टेलीकम्युनिकेशन था, ना न्यूज़पेपर थे, ना प्रिंटिंग थी। कोई भी ऐसी चीज उस समय पे अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। तो वो चीज क्या हुई कि वो स्प्रेड नहीं हो पाई, वो वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाई। अब जब नहीं पहुंची एक जगह से दूसरी जगह, तो भाई साहब क्या होगा, वो एक ही जगह सिमट के रह जाएगी। तो जहां इन्होंने काम किया, जिस कंट्री में ये रहते थे, वहीं तक ये इनका काम फैला, और वहीं के जो कुछ साइंटिस्ट थे जो इनके कंटेम्परेरीज थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी ये इनका वर्क जो है कंप्लीटली फेल हो गया। अब रीडिस्कवरी हुई इनके काम की। तो हमारे 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, हमारे 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1900 में इनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कॉरेंस, एक का नाम था कॉरेंस, एक का नाम था हमारे डी वेराइज, और एक का नाम था ट्रेशर मैक। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इन 1900 रीडिस्कवर द
मेंडल वर्क, इन्होंने मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर कर दिया। गॉट इट। अब इनका काम जब रीडिस्कवर हुआ तो 1902 में एक थ्योरी दी गई जिसको कहा गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, इसको देने के लिए हमारे दो साइंटिस्ट थे। तो वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? एक साइंटिस्ट का नाम था आपका थियोडोर बोवेराई एंड वॉल्टर सटन। तो आप लिख सकते हो सटन एंड बोवेराई। ये दो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। कौन कौन से थे? एक का नाम था वॉल्टर सटन और दूसरे का नाम था थियोडोर बोवेराई, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। अब देखिए, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज के लिए अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब चीज नहीं होगी। अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, तो आप इस चीज को देखेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी इन्होंने चीज नहीं बताई। उन्होंने सिंपली कुछ बेसिक बातें बताई थी जो उस समय के लिए बिल्कुल नई थी। अब वो कौन कौन सी बातें थी तो वो भी समझिए। तो मैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। हाँ जी, तो देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेराई ने। इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जो हमारे क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है, इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। मतलब इन्होंने बताया कि जो हमारा क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर से पैरेलल होता है। अब आप कहोगे कि एक सीधी सीधी सी बात है कि भाई हमारा जो क्रोमोसोम है या जीन है ये क्या होती है? तो ध्यान दे, आपको समझना पड़ेगा क्या कि जब भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है, जब भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि एक जो हमारी सेल है, किसी भी सेल की बात करूं मैं, अपनी हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स है, मतलब अनकाउंटेबल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि भाई हम ये बोलते हैं ना सीधा सीधा, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो 23 पेयर है मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है, तभी तो हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 1 की भी 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपी है, एंड सो ऑन। हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारा जो क्रोमोसोम है, सपोज करो मैं क्रोमोसोम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में बात करता हूं,
तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी 2 कॉपीज होंगी ना भाई। ये हो गए हमारा, ये पहला क्रोमोसोम 1, ये उसकी कॉपी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक जैसे होते हो, ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक जैसे दिखते हो, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे इन्हें। ऐसे ही हमारे 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। ऑटोसोम्स मतलब क्या कि भाई टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, और बाकी जो हमारे एक पेयर क्रोमोसोम बचा हुआ है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो 44 मतलब 22 पेयर हैं, तो ये 22 पेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, ऐसी क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपी है, एंड सो ऑन 22nd क्रोमोसोम तक जा हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिन जो एक दूसरे की कॉपीज हैं और हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। गॉट इट। अब एक बात बताइए कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पे, भाई ये जो इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई जीन होगी, तो यहाँ पे एक छोटी सी जीन है। जीन इज व्हाट? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम की कॉपी ये है ना, तो जो क्रोमोसोम के पास इसके पास जीन होगी वही जीन इसके पास होगी। यहाँ पे सपोज करो यहाँ इसके पास कोई पर्टिकुलर जीन है, वही इसके पास होगी। तो हमारे हमारे अगर क्रोमोसोम क्रोमोसोम पेयर के अंदर प्रेजेंट है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो इसके ऊपर प्रेजेंट जीन्स हैं वो भी तो डिप्लॉयड है ना भाई। मतलब यहाँ पे ये दोनों अगर पेयर बना रहे हैं, तो जीन जो इनके ऊपर प्रेजेंट है वो भी तो पेयर में ही है, एक इसके ऊपर है एक इसके ऊपर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे की कॉपी है। तो इनका जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। एक दूसरे से ये पैरेलल बिहेवियर शो करती है। अब इसके पोस्टुलेट क्या थे? इन्होंने पोस्टुलेट क्या क्या दिए, तो आप उसको पहले समझेंगे फिर मैं उन्हें लिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, आप उस हर चीज को जानते। इन्होंने जो पोस्टुलेट दिया, इन्होंने सबसे पहला पोस्टुलेट तो यह दिया था कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। गॉट इट। और हाँ जी, ये देखिए इन्होंने क्या बताया, पहला पोस्टुलेट ये दिया कि क्रोमोसोम एंड जीन्स प्रेजेंट इन पेयर। क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं इन डिप्लॉयड कंडीशन। इन डिप्लॉयड कंडीशन। तो जब भी डिप्लॉयड कंडीशन होगी तो हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होगा, और जब क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो उनके ऊपर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो भी पेयर में ही हो जाएंगी। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करी थी, इन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एक दूसरे से ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जब भी ये गैमेट्स बनाते हैं, जब भी ये गैमेट्स बनाएंगे
तो ये क्या करेंगे, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अलग होंगे। क्यों? जब भी गैमेट बनेगा तो भाई साहब जो डिप्लॉइड है, मतलब हर क्रोमोसोम की जहां पे 2 कॉपियां प्रेजेंट हुआ करती थी, वेयर ईच क्रोमोसोम वाज प्रेजेंट इन पेयर आफ्टर मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो उस समय पे क्या होगा कि ये जो हमारी डिप्लॉयड कंडीशन है, जहां पे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे और सेपरेट होके हमारा केवल हैप्लॉइड कंडीशन बचती है। यहाँ पे हमारी हैप्लॉइड कंडीशन आती है, जहां पे हर क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी प्रेजेंट होगी, जहां पे हर क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी प्रेजेंट होगी। और तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मैंने बता दिया आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से मियोसिस करके अलग हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या बताई कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो रीस्टोर कर देता है द क्रोमोसोम नंबर, रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। तो वो कैसे समझना है, उसे समझिएगा आप इधर, देखिए उसे समझिए आप इधर। आप देखिए, ये एक डिप्लॉयड मेल है, ये डिप्लॉयड फीमेल है। ये डिप्लॉयड क्या था, मेल, ये कौन थी, डिप्लॉयड फीमेल। इन दोनों ने क्या किया, मियोसिस किया। इन्होंने क्या किया, मियोसिस किया। और मियोसिस करने के बाद यहाँ पे क्या बनाया, हैप्लॉइड गैमेट्स को बनाया। एक हैप्लॉइड मेल गैमेट बना और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम थे 46, यहाँ पे भी थे 46। मियोसिस होने के बाद इसमें रह गए 23, इसमें भी रह गए 23। इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद फिर से एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। तो यहाँ पे फिर से कितने हो गए, 46। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर हमारा रिस्टोर नहीं हो गया, जितना होने चाहिए थे क्रोमोसोम 46 वो वापस आ गए, नहीं आ गए। तो ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन के समय पे। गॉट इट। और लास्ट जो इन्होंने पोस्टुलेट दिया था, यहाँ पे जो इन्होंने लास्ट चीज बताई थी वो क्या था, लास्ट चीज इन्होंने जो एक्सप्लेन करी, उन्होंने बताया कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम असॉर्ट होते हैं एंड एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे, एंड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे से सेपरेट होंगे और असॉर्ट होंगे इंडिपेंडेंटली। गॉट इट। तो ये 4 पोस्टुलेट इन्होंने यहां पे दिए थे, किसके, आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। लेकिन लेकिन इन्होंने बेटा क्या हुआ कि एक चीज नहीं बताई, मतलब इन्होंने केवल थ्योरी दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। जिन साइंटिस्ट का नाम था टी.एच. मॉर्गन। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो वो देखिए कैसे दिया। ये इन्होंने बताई बात, ये किसने बताई, सटन एंड बोवेराइन ने बताई। लेकिन इस चीज से कोई हमारा प्रूफ नहीं मिला, ये केवल एक थ्योरी थी। तो हर थ्योरी को जब तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जाता तब तक वो थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करी जाती। तो ये थ्योरी तो इन्होंने दे दी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, वो दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो अब ध्यान से देखिए, मैं टी.एच. मॉर्गन की बात करने वाला हूं कि टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया। तो एक एक करके
बात करेंगे हम टॉपिक्स की। तो नाउ द टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमारी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। देखिए देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो देखिएगा कि टीएच मॉर्गन जो थे, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को चूज किया, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम था क्या? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। और ये जो फ्रूट फ्लाई थी, इसका साइंटिफिक नेम था ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे क्यों चूज किया? तो उसके भी बहुत सारे रीजन थे। तो रीजन वाई ही चूज ड्रोसोफिला एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो रीजंस वाई ही चूज ड्रोसोफिला, तो इसका आंसर है क्या कि जो ड्रोसोफिला होती है उसका बहुत छोटा लाइफ स्पेन होता है, उसका बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। गॉट इट? तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट है वो एक टाइम पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो लाइफ स्पेन है इट इज नियर अबाउट ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक का इनका लाइफ स्पेन होगा। इसके अलावा ये बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, दे ब्रीड वेरी क्विकली। तो इनकी मीटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा बेटा इनकी जो सिंगल मेटिंग होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकती हैं। इन वन मीटिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी एक सिंगल मीटिंग में, इन वन मीटिंग। गॉट इट? इसके अलावा इनको इजीली ग्रो किया जा सकता है, दे कैन बी इजीली ग्रो इन सिंपल synthetic medium, or you can say in laboratory condition, in labs। मतलब इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए कोई स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, इनको हम लोग इजीली लैब के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब यहां तक तो बात थी। अभी दो चीजें और रह गई हैं, इसके दो रीजन हमारे और रह गए हैं कि वाई ही चूज ड्रोसोफिला। तो दो रीजन और थे हमारे। एक रीजन ये था कि इनके जो मेल एंड फीमेल थे उनको इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता था। तो नेक्स्ट इज इजीली डिस्टिंग्विशेबल मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इनके मेल और फीमेल को इजीली सेपरेट कर सकते थे हम लोग स्टडी करने के लिए। एंड लास्ट पार्ट इज व्हाट, कि इनके जो वेरिएशन, जैसे जब इनकी मेटिंग कराई गई होगी और मेटिंग करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन मतलब
क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो जो हेरिडेटरी वेरिएशन है, जो हमारे हेरिडेटरी वेरिएशन है, कैन easily observed by low power माइक्रोस्कोप। हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से इनके जो वेरिएशंस हैं उन्हें इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये रीजन थे हमारे कि इन्होंने ड्रोसोफिला को या फ्रूट फ्लाई को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया। तो पहला शॉर्ट लाइफ स्पेन, तो शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा जितना ज्यादा उतने ही ज्यादा जनरेशंस आएंगी, उतने जितनी जल्दी जल्दी ये प्रोपोगेट करेंगे, जितनी जल्दी इनकी अलग अलग जनरेशंस आती चली जाएंगी, आपको उतने ही जो आपके जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्यों आप यहाँ पे जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है, आप इनके हेरिडेटरी कैरेक्टर को देखना चाह रहे हो। मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो जितनी ज्यादा जनरेशन आप देख लोगे उतना ही आपके पास रिजल्ट का डेटा ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डेटा होगा उसी बेसिस पे आप किसी थ्योरी को बता पाओगे या प्रूफ कर पाओगे। अब अगर आपने एलिफेंट को ले लिया या फिर कैसे बड़े कोई ऐसे एनिमल को ले लिया जिसका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे आप कैसे उस चीज को प्रूव करोगे। दूसरा, भाई क्विकली ब्रीड करने चाहिए, मेटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इजीली मेट कर सकते हैं, क्विकली ब्रीड कर सकते हैं, और सिंगल मेटिंग में इनकी बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है। तो सपोज करो आपने एक कैरेक्टर वाला एक मेल ले लिया, दूसरे कैरेक्टर वाली फीमेल ले ली, इन दोनों के बीच में मेट करवाया, और मेट करवाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग हुई, ऑफस्प्रिंग के बीच में उसके अंदर देखा कि जो मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर थे उन दोनों में से कौन से कैरेक्टर आए, या दोनों के हाइब्रिड कैरेक्टर कैसे आए, कि कुछ कैरेक्टर हो सकता है फीमेल साइड से आया हो, कुछ कैरेक्टर शायद मेल साइड से आया हो, वो कैरेक्टर्स तो आप स्टडी करोगे ना। तो आपको क्या करना है कि जितनी ज्यादा प्रोजेनी होगी उतना ही ज्यादा डेटा होगा, उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे किसी एक्सपेरिमेंट के। उसके अलावा इनको सिंपल सिंथेटिक मीडियम मतलब लेबोरेटरिकल कंडीशन के अंदर इजीली ग्रो किया जा सकता था। फिर हमारे जो इनके मेल और फीमेल थे उनको डिस्टिंग्विश करना, मतलब उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेल के कैरेक्टर्स फीमेल के कैरेक्टर से थोड़े से अलग थे। और हमारे जो वेरिएशंस होते हैं इनके, जो मतलब क्रॉस करवाने के बाद मेट करवाने के बाद जो वेरिएशन आते, उन वेरिएशंस को लो पावर माइक्रोस्कोप से इजीली देखा जा सकता था कि क्या क्या वेरिएशंस हैं। अब ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। अब मॉर्गन साहब ने बेसिकली किया क्या, तो मॉर्गन साहब ने यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब दो दो कैरेक्टर्स देखे और दो अलग अलग क्रॉस किए। अभी मैं करके दिखाऊंगा और उसके रिजल्ट्स भी बताऊंगा। तो इन्होंने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया यहाँ पे, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो मेंडल वाला रेशियो था 9:3:3:1 वाला, 9:3:3:1, he was expecting the same result in this cross also, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ही अलग हो गया, जिसकी वजह से कुछ हमारे नए टर्म्स कॉइन हुए इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, कुछ नए प्रोसेस डिस्कवर हुए इन क्रॉसेस को परफॉर्म करने के बाद। तो अब क्रॉसेस देख लेते हैं कि क्रॉसेस क्या किए थे। तो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो पार्ट होता है ये बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करूं तो, और आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको खुद से भी समझ नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूं मैं। और आप अभी समझ लीजिए और उसके बाद पढ़ के देखना, आपको इजीली समझ में आएगी वो बात। तो समझिए कैसे होता है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस की।
इन्होंने दो तरीके से क्रॉस किया, एक को लिखूंगा मैं क्रॉस नंबर 1 और दूसरे को लिखूंगा मैं क्रॉस नंबर 2। तो एक एक करके देखिएगा। देखिए, जो क्रॉस नंबर इन्होंने फर्स्ट किया था, जो क्रॉस नंबर 1 किया था, क्रॉस नंबर जो 1 किया था फर्स्ट, वहां पे इन्होंने जो कैरेक्टर लिए थे वो लिया था येलो बॉडी व्हाइट आई। तो पहले ड्रोसोफिला के अंदर लिया कैरेक्टर, तो येलो बॉडी एक कैरेक्टर हो गया, व्हाइट आई एक कैरेक्टर हो गया। इसको क्रॉस किसके साथ कराया इन्होंने? इन्होंने इसको क्रॉस कराया हमारे ब्राउन बॉडी, मैं इसको एक साथ लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। तो यहाँ पे देखिए, येलो बॉडी के अपोजिट कैरेक्टर है ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई के अपोजिट कैरेक्टर है क्या? रेड आई। उसके अलावा जो ये तो क्रॉस नंबर 1 ले लिया, तो क्रॉस नंबर 2 वो किस तरीके से लिया गया तो वो भी देख लीजिए। तो क्रॉस नंबर 2 की बात कर लेता हूं मैं। क्रॉस 2 में इन्होंने दो अलग कैरेक्टर्स को लिए, एक लिया व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, मतलब छोटे विंग्स होते थे, और उसको क्रॉस किया इन्होंने किसके साथ? रेड आई लार्ज विंग, रेड आई लार्ज विंग। गॉट इट? तो यहां पे भी दो डाइहाइब्रिड ही हुआ ना, ये दोनों के दोनों क्रॉसेस हमारे क्या हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ये दोनों ही डाइहाइब्रिड क्रॉस है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी दो कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे देखो व्हाइट आइड एक कैरेक्टर हो गया, मिनिएचर विंग दूसरा कैरेक्टर हो गया, रेड आइड एक कैरेक्टर हो गया, लार्ज विंग एक कैरेक्टर हो गया। तो इनके बीच में जब क्रॉस इन्होंने कराया तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो रिजल्ट होगा वो जैसा मेंडल के क्रॉस में होता था। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब भी मेंडल क्रॉस कराया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो मेंडल ने क्या रिजल्ट दिया था डाइहाइब्रिड क्रॉस का? 9331। वही चीज इन्होंने यहां एक्सपेक्ट की, वही चीज इन्होंने यहां पे एक्सपेक्ट करी, लेकिन यहाँ पे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल अलग रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या था? तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो क्रॉस नंबर 1 किया गया था, वहां पे पेरेंटल जो कैरेक्टर थे वो आए 98.7%। मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो ही एग्जैक्टली प्रोजेनी में ज्यादा आ गए 98.7%। और जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बने, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या था? हाइब्रिड कैरेक्टर वो आया केवल 1.3% प्रोजेनी में। मतलब हाइब्रिड कैसे? कि ऐसा हो जाए व्हाइट आइड। तो अब क्या हुआ कि जब इन्होंने क्रॉस को करा दिया, जब इन्होंने क्रॉस को कराया, तो मैंने क्या बताया कि जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो कितना आया? 98.7%। और जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर था, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? जो दो चीज के रिकम्बाइन कैरेक्टर आ जाए। रिकम्बाइन कैरेक्टर किसके? जैसे एक कैरेक्टर येलो बॉडी हो जाए और दूसरा कैरेक्टर रेड आई आ जाए, या व्हाइट बॉडी इसके साथ मिक्स करके बना ले, मतलब ये दोनों एक साथ एक ऑर्गेनिज्म में दिख जाए और ये दोनों कैरेक्टर एक साथ एक मतलब ड्रोसोफिला के अंदर दिख जाए। तो वो इस टाइप के कैरेक्टर जो जहाँ पे ये दोनों होंगे वो क्या हो गए? हमारे हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट। और जहाँ पे एग्जैक्टली यही कैरेक्टर आ जाए एक साथ प्रोजेनी में, तो ये क्या हो गया? पेरेंटल कैरेक्टर। या यही कैरेक्टर्स हमारे हूबहू बिना किसी इंटरमिक्सिंग के प्रोजेनी के अंदर आ जाए, तो वो क्या हो गया? हमारा पेरेंटल कैरेक्टर। तो चलिए ठीक है, इन्होंने देख लिया कि क्रॉस नंबर 1 में
इतने परसेंट हमारे रिकॉम्बिनेंट है और इतने परसेंट पेरेंटल आ रहे हैं, जहां पे कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब इन्होंने क्रॉस नंबर 2 किया तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसा यहां रिजल्ट है ऐसा ही रिजल्ट यहां पे होगा, ऐसा ही रिजल्ट इस क्रॉस नंबर 2 में होगा जहां पे इन्होंने दो अलग कैरेक्टर्स को लिया था। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग हो गया, रिजल्ट बिल्कुल अलग हो गया क्रॉस नंबर 2 में। जब इन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे, यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो रह गए मात्र 62.8%, मतलब 62.8% ही पेरेंटल कैरेक्टर थे और बाकी जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आए वो आए हमारे 37.2% पॉपुलेशन में। 37.2% पॉपुलेशन के अंदर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर थे। अब एक चीज देखी इन्होंने कि भाई यहां और यहां पे जो रेशियो है रिजल्ट का वो इतना ज्यादा अलग क्यों है, यहां इतना दोनों में डिफरेंस क्यों है, और क्रॉस दोनों ही मैंने डाइहाइब्रिड किए हैं। रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, ये किसी में भी नहीं आया, आ गए बिल्कुल अलग रिजल्ट। तो यहाँ पे उन्होंने एक नई चीज डिस्कवर की, इन्होंने एक नई चीज डिस्कवर की जिस चीज का नाम था लिंकेज, जिस चीज का नाम था लिंकेज। और अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़े से अटेंटिव हो जाएं इस समय पे आके, क्योंकि अब तक तो था जो थोड़ा सा, अब थोड़ी समझने वाली चीज है यहाँ पे, लिंकेज को कैसे इसमें थोड़ा समझना है। बेटा लिंकेज का पहले मैं एक डेफिनेशन वाला मीनिंग बताऊंगा कि लिंकेज का मतलब क्या है। लिंकेज का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, मतलब दो या दो से ज्यादा जीन्स एक क्रोमोसोम पे एक साथ को एग्जिस्ट करें तो उस चीज को लिंकेज कहा जाता है। और जो जो जीन्स उस क्रोमोसोम पे को एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ उन्हें लिंक्ड जीन कहा जाता है, उन्हें लिंक्ड जीन कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जीन्स क्या होती है, जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। और जीन्स प्रेजेंट कहां पे होती हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं, मतलब इसी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, ऐसी जीन्स को क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन कहा जाता है। और इनके कोएग्जिस्टेंस के जो ये अलग अलग जीन्स हैं जो मैंने लाइन दिखाई हैं, ये जीन बनाई हैं, इनके कोएग्जिस्टेंस को किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे एक साथ जो कोएग्जिस्ट कर रही हैं तो इसी चीज को लिंकेज कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो रेशियो अलग अलग हो रहा है रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल कैरेक्टर का दोनों क्रॉसेस में, वो हो रहा है इन लिंक्ड जीन की वजह से। मतलब इन्होंने बताया कि इस वाले केस में, यहां पहले वाले क्रॉस नंबर 1 के केस में जो लिंकेज है, जो लिंकेज है वो क्या है, वो बहुत टाइटली लिंक्ड है। अब टाइटली लिंक्ड का मतलब कैसे समझेंगे आप, तो उसको समझिए, मैं दूसरे कलर का मार्कर ले रहा हूं। जैसे जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, यहां पे एक जीन प्रेजेंट है और दूसरी जीन यहां पे प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है ना, एक ये जीन हो गई और दूसरी ये जीन हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस कम है ना। तो ऐसी जीन्स जहां पे डिस्टेंस कम होता है
जहां पे डिस्टेंस कम होता है उसे टाइटली लिंक्ड कहते हैं। इट इज कॉल्ड टाइटली लिंक्ड जीन्स। और अगर ऐसा हो कि इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो, मतलब यहां पे एक जीन प्रेजेंट है और एक जीन यहां पे प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है ना भाई। तो ऐसी जीन्स को जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? लूजली लिंक्ड जीन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड लूजली लिंक्ड जीन। गॉट इट? तो मेन मुद्दा डिस्टेंस के ऊपर था। ये जो चीजें यहां पे हुई, ये सारा का सारा बेसिस था डिस्टेंस के बेसिस पे। पहले वाले केस में क्या था कि डिस्टेंस जो था हमारी जीन्स के बीच में दोनों, वो बहुत ही कम था। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज वेरी लो। और दूसरे केस में क्या था, जहां पे लूजली लिंक्ड जीन कहा गया, उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा था बिटवीन द टू जीन्स। यहां पे इसके बेसिस पे हुआ। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया? तो सर जी देखिए, आप दूसरे डायग्राम को समझिए। दूसरे डायग्राम को समझिए, आप समझेंगे इधर। यहां पे देखिए, देखिए होता क्या है कि जब हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, उसमें एक फेज होता है जिसे प्रोफेज 1 कहा जाता है। और प्रोफेज 1 के समय पे एक आपने इवेंट सुना होगा जिसका नाम पैकिटीन होता है। डिप्लोटीन तो बहुत याद करा होगा, अब नई चीज याद करो, पैकिटीन। तो पैकिटीन की जो स्टेज होती है वहां पे क्रॉसिंग ओवर नाम का इवेंट होता है। मतलब कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक साथ क्रॉस ओवर करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। तो क्रॉस ओवर करके वहां पे कुछ जेनेटिक सेगमेंट को रेंडमली वहां पे रीअरेंज कर दिया जाता है, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है? रिकॉम्बिनेज, जो इस काम को करता है ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए, ध्यान से समझिए, यहां पे जगह है, ये ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम है जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय थोड़े से सेगमेंट को यहां से इधर वाले सेगमेंट को, या इधर वाले सेगमेंट को, या इधर वाले सेगमेंट को, ये क्या करते हैं, रेंडमली एक्सचेंज करते हैं, रेंडमली एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से एक नए तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होता है, नए तरीके का कॉम्बिनेशन तैयार होता है। और इसको करवाता कौन है? इसको एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज, जो इस क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस को करवाता है। और इस प्रोसेस को, जहां पे रिकॉम्बिनेज ने इन रैंडम सेगमेंट को एक्सचेंज करवाया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन कब हुआ? जब क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? मियोसिस 1 पे, प्रोफेज 1 पे, पैकिटीन पे। और क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि रैंडमली जो सेगमेंट्स हैं उनको दो क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं। यही तो रीजन है कि आप अपने जो सिबलिंग्स हैं उनसे अलग क्यों दिखते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा कि आपके जो फीचर्स हैं, देखिए पेरेंट्स तो वही हैं, तो आप और आपके सिबलिंग तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने सिबलिंग से अलग क्यों हैं? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आता है। मतलब
मैंने क्या बताया, रिकॉम्बिनेशन एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो सेगमेंट है, जो आपके आप जब आपके टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन किसी और पार्ट में हुआ, यहाँ पे डीएनए में। और जब आपके सिबलिंग के टाइम पे जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस समय पे रिकॉम्बिनेशन किसी और पार्ट में हुआ, इसी क्रोमोसोम में, क्योंकि रैंडम है। रिकॉम्बिनेज ने हो सकता है उसके लिए कोई और सेगमेंट को वहां पे जो है एक्सचेंज करवा दिया हो, और आपके समय पे किसी और सेगमेंट को दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो है वहां पे कंबाइन कर दिया हो। तो उसकी वजह से आप और आपके ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्रॉसिंग ओवर हमारा इस डिस्टेंस के बेसिस पे काम करता है। मतलब आप ये देखिए कि भाई अगर दो क्रोमोसोम्स हैं जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहां पे टाइटली लिंक्ड जीन है जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम प्रेजेंट है, जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम प्रेजेंट है। अब जब डिस्टेंस इन दोनों के कम प्रेजेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि रिकॉम्बिनेज इस सेगमेंट को जब ले रहा होगा तो इन दोनों जीन्स को साथ में ही एक्सचेंज करवाएगा, साथ में ही एक्सचेंज करवाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो जब टाइटली लिंक्ड जीन होती हैं, जब टाइटली लिंक्ड जीन होती हैं जहां पे डिस्टेंस बहुत कम होता है, उस केस में क्या होता है, हमारे नए कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीन एक साथ जो है इनहेरिट हो जाती हैं। यहाँ पे ये दोनों ही जीन जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, वो एक साथ इनहेरिट हो जाती हैं। तो पहले वाले जब क्रॉस को किया होगा, तो उस समय पे क्या था कि ये जो येलो बॉडीड और व्हाइट आइड जो जीन थी, ये हमारी वेरी टाइटली लिंक थी, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, जिसकी वजह से वो रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाए, वो रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाए। और ये जो दोनों सेगमेंट हैं वो एज इट इज विदाउट रिकम्बाइनिंग प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो गए। और जब प्रोजेनी के अंदर ये दोनों सेगमेंट, दोनों जीन्स एज इट इज ही ट्रांसफर हो गई, तो प्रोजेनी में उनका एक्सप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा आया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज सीखी, हमने यहाँ पे एक चीज सीखी क्या, कि जितना ज्यादा कम डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, उतना ही लो रिकॉम्बिनेशन होगा, उतना ही लो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम तो भाई साहब रिकॉम्बिनेशन भी कम, तो रिकॉम्बिनेशन भी कम। गॉट इट? अब दूसरे वाले केस की बात कर लेते हैं, अब दूसरे वाले केस की बात कर लेते हैं। तो यहां पे आप एक चीज समझिए भाई, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम यहां है, ये दूसरे से एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए भाई, एक क्रोमोसोम यहां पे है, सॉरी एक हमारा जीन यहां पे है, दूसरी जीन यहां पे है। अब रिकॉम्बिनेज ने ये वाला ले लिया, इस वाले को नहीं लिया, हो सकता है दूसरे वाले क्रोमोसोम के कुछ कैरेक्टर को ले लिया। तो इस केस में क्या होगा कि एक जीन तो यहां की जो ट्रांसफर हुई,
और दूसरी जीन दूसरे से ट्रांसफर होगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा होगा, एक व्हाइट आइड की आ गई, व्हाइट आइड के साथ हमारे लार्ज विंग की साथ में ट्रांसफर हो गई। गॉट इट। दूसरे केस में हो सकता है क्या, मिनिएचर विंग की जीन हो, वो रेड आइड के साथ रिकॉम्बिनेशन कर गई हो। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। आ रही है बात समझ में। और डिस्टेंस ज्यादा होगा दो जीन्स के बीच में तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाइटली लिंक्ड, सॉरी लूजली लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं उसे, लूजली लिंक्ड जीन। मैंने क्या बताया था, यहां पे देखिए, डिस्टेंस कम तो टाइटली लिंक्ड, डिस्टेंस ज्यादा तो लूजली लिंक्ड। तो यहां पे क्या था, पहले वाले केस में क्रॉस नंबर 1 में जीन्स जो थी टाइटली लिंक्ड थी, दूसरे वाले क्रॉस के अंदर क्या है, जीन्स हमारी लूजली लिंक्ड है। लूजली लिंक्ड होने की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होता है कि भाई ये वाला जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले को रिकॉम्बिनेशन के समय पे रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है उसने सेलेक्ट कर लिया हो और इस वाले को ना किया हो, यहाँ पे किसी और सेगमेंट को लगा दिया हो। तो इस केस में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो इस केस में, ये जो पर्टिकुलर केस है, यहां पे क्या हुआ कि डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, और जब डिस्टेंस बढ़ा तो हमारा जो रिकॉम्बिनेशन था, जो हमारा रिकॉम्बिनेशन था वो भी ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। तो यहां पे ये जो जीन हुई ये क्या हुई, लूजली लिंक्ड जीन हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट आए, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट आए वो ज्यादा आए इन कंपैरिजन टू दिस, जहां पे रिकॉम्बिनेंट केवल 1.3% थे। क्यों, यहाँ पे जो जीन थी उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। आगे बात समझ में, डिस्टेंस कम तो रिकॉम्बिनेशन भी कम, और जब रिकॉम्बिनेशन कम तो रिकॉम्बिनेंट भी और ज्यादा कम बनेंगे, वहां पे वेरिएशन बहुत कम हुआ। यहां पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा हुआ, और जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ उतने ही ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बने। गॉट इट। और ये रिकॉम्बिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट था, लिंकेज के ऊपर डिपेंडेंट था। और लिंकेज क्या था, कोएग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स, और ना क्रोमोसोम, कि जो हमारी जीन्स का कोएग्जिस्टेंस होगा क्रोमोसोम पे उसी चीज को लिंकेज कहा जाता है। और लिंकेज कैसे था, जिनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस जीन के उन्हें कह दिया लूजली लिंक्ड, जिनके बीच में कम डिस्टेंस उन्हें कह दिया टाइटली लिंक्ड। टाइटली लिंक्ड लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड हाई रिकॉम्बिनेशन। आ रही है मेरी बात समझ में। तो इसके बाद इन मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टुअर्ट वॉन्ट, ठीक है। तो जो स्टुअर्ट वॉन्ट थे उन्होंने क्या किया, इसी को क्रोमोसोमल मैपिंग नाम से एक मेथड दे दिया, जहां पे अब हम क्या करते हैं, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस नापना चाहते हैं, सपोज करो अगर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को मुझे नापना है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन। क्या होती है, सेंटीमॉर्गन, स्मॉल सी कैपिटल एम, सेंटीमॉर्गन। जैसे हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं ना भाई, किलोमीटर्स में या मीटर्स में, शॉर्ट डिस्टेंस को, तो यहाँ पे अगर मेरे को डिस्टेंस नापना है बिटवीन टू जीन्स ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, तो उसको किस तरीके से नापूंगा मैं, सेंटीमॉर्गन्स के बेसिस पे नापूंगा। तो ये मॉर्गन के स्टूडेंट ने ही उन्हीं के बेसिस, उनके नाम के बेसिस पे इस चीज को क्रोमोसोमल मैपिंग में यूज किया। तो ये थी भाई आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन,
जिसमें हम लोगों के दो नए प्रोसेस आ गए, पहला लिंकेज, और लिंकेज के बाद हमारा रिकॉम्बिनेशन। और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आपस में एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर कोरिलेटेड और हैव रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। आपका जो लिंकेज है और रिकॉम्बिनेशन है, वो किस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो एक साथ। तो आपको रिलेट इस तरीके से करना है, जो मैं इतनी देर से कहानी सुना रहा था या समझा रहा था, कि डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है, आपको लिंक्ड जीन्स को ध्यान में रखना है। और जब अगर आपको समझ में आ जाएगा कि लिंक्ड जीन क्या है और लिंक्ड जीन के बीच में लूजली या टाइटली क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो आप रिकॉम्बिनेशन को भी बता सकते हो कि जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है, और जितना कम डिस्टेंस है उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधी सीधी सी बात ये है। तो अब आप एक काम करिए, ये जो मैंने इतनी देर से बकवास की है, इस बकवास को लिख लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपके लिए समझने में आगे आसानी हो फ्यूचर में। आप लिखिए, आप लिखिए, वहां तक तो आपने लिख लिया होगा जो मैंने वो बताए थे रीजंस कि क्यों चूज किया था। अब मैं बता रहा हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। तो आप देख लिखिए कि मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालेंगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, हेडिंग डालेंगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, और लिखेंगे मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला, जहां पे लिखेंगे क्रॉस नंबर 1, जहां पे येलो बॉडीड व्हाइट आइड इज क्रॉस्ड विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड। क्रॉस नंबर 2 में लिख देंगे व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, रेड आइड लार्ज विंग। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए आगे लिखिए, लिखिए देयर F1 progeny will, their F1 progeny were obtained, their F1 progeny were obtained which were intercrossed। तो जिस तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना भाई, हम डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसे किया जाता है, सबसे पहले जो कैरेक्टर्स लिए उनके बीच में जो उनका F1 प्रोजेनी आता है उसकी सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो F2 जनरेशन में आएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे किया होगा। इन्होंने क्या किया, मैंने तो डायरेक्टली F1 जनरेशन नहीं शो करके मैंने डायरेक्टली आपको F2 जनरेशन के रिजल्ट शो कर दिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा कि क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड कैरेक्टर वाला क्रॉस करने के बाद जो हाइब्रिड कैरेक्टर F1 जनरेशन का आया उसको क्रॉस कराया, सेल्फ कराया, सेल्फ सेल्फ क्रॉस करते हैं हम लोग जिसे सेल्फिंग कह रहे थे बार बार। उस सेल्फ क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही तो F2 जनरेशन का होता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देन ही ऑब्टेन्ड, देन ही ऑब्टेन्ड F2 progeny and F2 ratio was observed, then he obtained F2 progeny and F2 ratio was observed। Next point, he found that two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio
deviated from 9331 and F2 ratio deviated from 9331 ratio. अब लिखिए एक्सप्लेनेशन, हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो, कि मेंडेलियन रेशियो से डेविएट क्यों हुआ ये रिजल्ट, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो लिखिए मॉर्गन attributed this due to physical association. Morgan attributed this due to physical association or linkage of two genes and coined the term linkage. Next point, Morgan found that even when genes were grouped on the same chromosome, Morgan found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, जहां पे वेरी टाइटली लिंक लिखा है वहां पे लिख दीजिएगा लेस डिस्टेंस, while other were loosely linked, तो जहां पे लूजली लिंक लिखा है वहां पे लिख दीजिएगा मोर डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, tightly linked genes show low recombination, while loosely linked genes show high recombination. Next point, genes for white eye and yellow body were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white-eyed and miniature wing showed 37.2% recombination, hence loosely linked. आगे बात समझ में। अब डेफिनेशन लिख लीजिए रिकॉम्बिनेशन की और लिंकेज की, कि अगर या 1 या 2 नंबर में ये चीज पूछी जाती है तो रिकॉम्बिनेशन की या लिंकेज की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन में लिखेंगे इट इज जनरेशन ऑफ non-parental gene combination. It is generation of non-parental gene combination. मतलब जो पेरेंट्स में कभी पहले से जो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो वो नहीं होना चाहिए,
उससे अलग कोई नया जो है हमारा जीन का कॉम्बिनेशन जब ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा वही रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब जैसे पेरेंट्स यहाँ पे एग्जैक्टली या तो ये पेरेंट के कैरेक्टर आ जाए तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं कहलाएंगे, या ये पेरेंट के कैरेक्टर एक साथ आ जाएं तो भी हम लोग इसे रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं कहेंगे। रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कब कहेंगे? जब ये और ये, मतलब एक कैरेक्टर यहां से आए, एक कैरेक्टर इसका आ जाए, तो ये दोनों कैरेक्टर ये नॉन पेरेंटल हो गए ना, ये कभी भी पहले प्रेजेंट नहीं थे पेरेंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर और ये दूसरा कैरेक्टर और या ये कैरेक्टर इस वाले कैरेक्टर के साथ मिलके अगर ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है तो इसे रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। गॉट इट? जहां पे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिंकेज की डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डालिए लिंकेज। लिखिए लिंकेज इज डिफाइंड एज coexistence of two or more genes is defined as coexistence of two or more genes on the same chromosome next point, if the genes are situated on same chromosome, next point लिखना है, if the genes are situated on same chromosome and lie close to each other then they are inherited together and are said to be linked gene तो क्या होगा कि हमारी वो जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो और एक दूसरे के क्लोजली लाई कर रही है, तो जब क्लोजली लाई करेंगी जीन्स तो उनका इनहेरिटेंस क्या होगा? एक साथ हो जाएगा। और ऐसी जीन्स जो एक साथ इनहेरिट हो जाएंगी ऑफस्प्रिंग के अंदर या प्रोजेनी के अंदर, उन जीन्स को क्या कहा जाएगा? लिंक्ड जीन कहा जाएगा। गॉट इट? तो ये आपकी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हुआ। और हमारा ये कब आया? जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा। तो उस समय पे ये कुछ नए प्रोसेस थे जो हमारे डिस्कवर हुए। गॉट इट? तो आपको अब क्या करना है कि इस चीज को दोबारा एनसीईआरटी से थॉरोली रीड करना है, और रीड करके कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे दोबारा बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर री एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और नहीं आया तो अभी मैं एक काम करूंगा कि इस चीज को रिकॉर्ड कर तो लिया ही है मैंने, उसको ग्रुप में डालूंगा, दोबारा देखना। और तब भी ना समझ में आए तो आप बताना मुझे मैसेज करके कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं उसको दोबारा री एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे तरीके से री एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस साथ साथ में पीछे वाले नोट्स के पीछे वाले क्वेश्चंस को करते रहिएगा। गॉट इट? और एनसीईआरटी को भी साथ में रीड करना है। नोट्स तो रीड करने जो लिखा रहा हूं वो तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना है। गॉट इट? मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।